मैं सिद्धू को बहुत पहले से जानता हूँ क्योंकि मैंने लॉन्च किया उसको पंजाब में। उसके जो स्टार्टिंग वाले सारे गाने हैं तो हम्बल में हमने उसको लॉन्च किया। सर मुझे लगता है जितने बॉलीवुड वाले जितने आर्टिस्ट हैं उनके पास जो टीम्स हैं वो सब दिमाग से चलने वाली हैं, हमारी दिल वाली हैं सबकी। गाना आया अंग्रेज़ी बीट, कितने कम से कम मुझे लगता है कि दीपिका ने कितनी बार परफॉर्म किया उस गाने को और कितने लोगों ने उस गाने पे परफॉर्म किया, हर जगह पे चला। आज तक किसी ने बोला कि ये गाना किसने गाया? किसी ने गिप्पी गरेवाल का नाम नहीं बोला। मैंने ऑन किया तो सारा ट्रेलर मेरी वोकल पे काटा उन्होंने। अब गाने के 16 ट्रैक कटते हैं, वोकल कटती है, वोकल ट्रीट की होगी, वोकल भेजी होगी। हाउ कम म्यूज़िक डायरेक्टर को पता ही नहीं है कि वो, मुझे यही नहीं समझ लगी कि क्यों बोला गया। नेक्स्ट डे पता लगा वो अबरार भाई ने ट्वीट कर दिया। तो मुझे तो पहले ऐसे होने लगा, मैं कह यार अबरार भाई का गाना इन्होंने राइट्स नहीं लिया और मैंने गा दिया यार। सत श्री अकाल जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना गिप्पी गरेवाल ਤੇ ਤੁਸੀਂ देख रहे हो बॉलीवुड हंगामा। आज हमारे साथ में है पंजाबी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम गिप्पी गरेवाल, जो कि ना सिर्फ पर्दे के ऊपर एक हीरो हैं बट रियल लाइफ में भी एक बहुत बड़े सितारे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका बॉलीवुड हंगामा पे। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। ये जो आपका एक आई थिंक यूनिक सा एक आपकी जो एक शख्सियत है जो कि पर्सनली मुझे बहुत फैसिनेट करती है, मैं आपको बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ कि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक बहुत ही चमकता आप सितारा हैं। आप बहुत ही रेगुलर बेसिस पे आपके प्रोजेक्ट्स आपके आते रहते हैं, दे डू वेल। पर एट द सेम टाइम ये जो एक आपका एक सोशल कंसर्न है, सोशल वॉइस है, वो आपके लिए इतना ज़रूरी क्यों है? सर मुझे लगता है कि कोई भी बंदा है जो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर है, जिसके साथ ऑडियंस जुड़ी है, जिसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, उसको ये चीज़ें करनी चाहिए और उसका ये पहला फ़र्ज़ बनता है। इट्स नॉट अबाउट कि मैं कुछ अपने जहाँ पंजाब के लिए करता हूँ, ऐसा नहीं है। अगर मैं कहीं और जगह पे भी हूँ, मुझे कोई वैसे भी चीज़ अच्छी लगती है तो विल डू दैट ऑल्सो। मुझे लगता है कि राइट चीज़ लोगों तक पहुँचानी हमारा फ़र्ज़ है और हर बंदे को करनी चाहिए। बहुत से और भी लोग करते हैं एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी दैट। जी, अब जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली आपने जैसे ये एक स्टेटमेंट आपने जारी करी कि सिद्धू मूसेवाले का जो अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स हैं तो कोई भी उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए एंड द फैमिली शुड बी गेटिंग ऑल द ड्यूज एंड एवरीथिंग। दैट्स रियली वंडरफुल बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि लोग किसी के भी जाने के बाद एक अपने कंडोलेंस एक्सटेंड कर देते हैं लेकिन उसके बाद फिर शांत हो जाते हैं। एक्चुअली क्या है कि मुझे पता है, आई नो हिम वेरी वेल। तो सिद्धू के बहुत से गाने, वो क्या करता था कि वो किसी भी म्यूज़िक डायरेक्टर के पास जाता था एक गाना गाने के लिए, तो मतलब वहाँ जाके म्यूज़िक डायरेक्टर के पास वो उसकी बीट्स सुनता था, उसकी चीज़ें सुनता था, उसको लगता था कि अरे यार इस बीट पे तो वो गाना भी जा सकता है, वो गाना। तो वो 5-10 गाने ऐसे रिकॉर्ड करके आ जाता था। तो ये 2 वीक्स पहले मैं जब गया उसकी फैमिली को मिलने, तो उसके फादर ने ही टोल्ड मी दैट के ऑलमोस्ट 40-50 सॉन्ग्स हैं जो अभी रिलीज़ होने वाले पड़े हैं। तो अभी वो कहते कि सब इकट्ठे होके हमारे पास आ गए वापस। तो वो अगर नहीं हम करते तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों का पता नहीं क्यों मिसयूज़ करते हैं। इवन आफ्टर हिज डेथ 2-3 गाने आ भी गए थे, लेफ़्ट राइट से निकल गए थे। वो पता नहीं क्यों लोग ऐसे निकालते हैं। तो क्योंकि वो वही तो एक चीज़ है, वही तो एक प्रॉपर्टी है जो उसके पेरेंट्स के पास अभी बची है, उसकी याद है। उसका गाना प्रॉपरली आना चाहिए, प्रॉपरली रिलीज़ होना चाहिए। तो मुझे लगता था कि वो सबको वो मैंने उसके पेरेंट्स से बात की तो मैंने कहा कि हमें एक ये स्टेटमेंट डाल देनी चाहिए। तो उन्होंने मैंने डाल दी, तो फिर उन्होंने भी डाल दी, सब ने लोगों ने डाल दी। तो मुझे लगता है कि वो जितने जिस चीज़ के पास पड़े थे वो सब ने वापस गाने दे दिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा बेईमान हो, बट बंदे को पता नहीं होता कि यार अच्छा इसकी इतनी वैल्यू है कि यार हमें वापस देना चाहिए। तो वो उतना कहने से वो चीज़ें वापस चलेगी। ओके, एंड आई थिंक अपरेंटली आपका ज़ाती तौर पे बहुत उनके साथ में एक रिश्ता था। आपके आई थिंक आपके बच्चे जो हैं उनके बहुत करीबी थे। कैसे आपने डील किया इस लॉस के साथ में? एंड आई एम श्योर दैट इट्स गोइंग टू बी एन ऑनगोइंग प्रोसेस एज वेल। एक्चुअली क्या है कि क्योंकि मैं सिद्धू को बहुत पहले से जानता हूँ क्योंकि मैंने लॉन्च किया उसको पंजाब में। उसके जो स्टार्टिंग वाले सारे गाने हैं तो हम्बल में हमने उसको लॉन्च किया। उच्चियां ने गल्लां तेरे यार दियां, सो हाई जो आज तक भी सबसे बड़ा गाना है वो मेरे बैनर पे ही है। तो मुझे याद है कि हमने जब कंपनी लॉन्च करनी थी, हम्बल म्यूज़िक कंपनी थी हमारी,
तो उसके लिए एक बहुत बड़े आर्टिस्ट का गाना बनाया था हमने कि इसे लॉन्च करेंगे। तो वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड मेरे फ्रेंड से वो आया, कहता यार हम कि मेरा एक दोस्त है कि वो गाने गाता है, तो ही इज़ इन टोरंटो, कि उसका गाना है हमने लॉन्च करना है, कि आप कंपनी लॉन्च कर लो, उसके बाद यार अगर पॉसिबल हो तो इसको भी कर देना। तो मैंने गाना सुना, तो गाना था उच्चियां ने गल्लां तेरे यार दियां सो हाय। मैं कहा यार ये तो अनबिलीवेबल, मतलब गाना ही बहुत अच्छा है, मतलब कि ये तो कभी भी आएगा तो ये हिट हो जाएगा। तो मैंने वो बड़ा गाना रोक के अपनी कंपनी उस गाने से लॉन्च की। तो मतलब एकदम से वो गाना इतना बड़ा गया और कंपनी के लिए भी बहुत अच्छा हुआ। तो सिद्धू हमारे पास आया, मिले फर्स्ट टाइम, तो कितने ही गाने हमने हम्बल में निकाले। तो वो तब से लेके एक जैसे कि मेरे लिए तो वो बिल्कुल ही एक नया लड़का था जब लॉन्च हुआ था, एक फैमिली वाली अटैचमेंट होगी। एंड जब वैंकूवर जाता था तो मिलते, फैमिली के पास आना, बच्चों के साथ अटैचमेंट होगी, क्योंकि कंपनी उसी से वो उसी के गानों से शुरू की थी। तो वो छोटी छोटी चीज़ें अटैचमेंट में जो हो जाती हैं शुरू में, वही एक प्यार था। तो ये जो चीज़ें हुई हैं अभी आके, मतलब ये तो कभी सोचा भी नहीं था। मतलब मैं इतने सालों से जानता हूँ, मेरा और सिद्धू का कोई गाना इकट्ठे नहीं है। तो मेरी एक अभी फिल्म आ रही थी, तो बाय चांस ही हमारे मन में आया कि यार इसमें गाना इकट्ठे करते हैं। तो 3 दिन पहले मैंने उसको बुलाया, तो वो ऑफिस में आया, बैठे, तो मैंने उसको बोला कि गाना करना है। तो इस सेट पाजी मैं बना लेता हूँ। तो मैं उस दिन बहुत जल्दी में था, तो मैं 2 मिनट हेलो हाय करके मैं निकल गया। तो बाद में वो ऑफिस में 2 घंटे बैठ के गया, सबके साथ बातें करके। तो मैं कहा कि नेक्स्ट वीक बैठते हैं स्टूडियो में तो गाना बनाते हैं। तो मुझे क्या पता था कि नेक्स्ट वीक कभी आएगा ही नहीं। तो वो चीज़ ये है कि पता ही नहीं लगी, मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। एंड फैमिली से अभी वापस मिल के आया लास्ट वीक, तो मतलब वो तो अब मतलब वो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं हो सकती, वो तो फील ही हो सकती हैं। अब क्या बताऊँ इन वर्ड्स। लेकिन जिस तरीके का एक गैर मामूली सॉर्ट ऑफ सपोर्ट है सिद्धू के लिए, और जो जिस तरीके का लोग अपनी भावनाओं को आई थिंक एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बट आई थिंक दुनिया भर में, ये इस तरीके का मेरे ख्याल से कभी देखा नहीं गया। सर बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट था, मतलब कोई ऐसे तो, क्योंकि जब गाने भी आए हैं शुरू से लेके अभी तक, तो ड्रेक फॉलो करता था। कितने लोगों को, मुझे लगता है हिंदुस्तान में एक ही बंदा था जिसको ड्रेक फॉलो करता है। तो अभी भी ये लास्ट वीक ड्रेक ने शायद अपनी वो टी शर्ट पहन के वो स्टेज पे गया ड्रेक, उन्होंने उसको ट्रिब्यूट दिया। सो मतलब बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट था। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोगों को यहाँ पे लोगों को नॉलेज होती है आर्टिस्ट के बारे में, इतना डीपली नहीं जानते। ओवरसीज़ में या कहीं पे भी जाते थे तो बहुत बड़ी फ़ैन बेल्ट थी सिद्धू की। सो बड़ा आर्टिस्ट था, तो ऑब्वियसली उसके साथ इतने लोग जुड़े हुए थे, और वो तो डेफिनेटली होएगा ही इतना बड़े आर्टिस्ट के लिए। तो ये जो एक पंजाबी इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में स्पेशली, ये जो एक तरीके का एक बॉन्डिंग है कि कोई भी अगर मुद्दा होता है तो सब एक साथ आ जाते हैं, और एक बहुत ही आई थिंक एकदम हिम्मत के साथ में जो अपनी बात को सामने रखने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत ही आई थिंक यूनिक सी एक आई थिंक एक चीज़ है, बिकॉज़ ये आई थिंक यूजुअली क्या होता है कि जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लोग होते हैं उनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा डिप्लोमेटिक होते हैं। उनकी जो टीम्स होती हैं वो उनको गाइड करती रहती हैं कि ये मत बोलना, वो मत बोलना, प्रॉब्लम हो जाएगी, एंड वी शुड नॉट गेट इनटू एनीथिंग विच इज़ अनसेवरी। तो ये कहाँ से आता है ये पंजाबी इंडस्ट्री में कि ये लोग, आप जिस तरीके से आप एक मुट्ठी बन जाते हैं? ये बहुत ही यूनिक सी चीज़ है, बहुत खूबसूरत ही चीज़ है, बट इट्स वेरी यूनिक। सर मुझे लगता है जितने बॉलीवुड वाले जितने आर्टिस्ट हैं उनके पास जो टीम्स हैं वो सब दिमाग से चलने वाली हैं, हमारी दिल वाली हैं सबकी। तो वो सब बंदे जो हमारे साथ अटैच्ड हैं, दे आर लाइक दैट के हमने कुछ ऐसे नहीं रखे हुए कि ये बंदा सिर्फ फिल्मों की नॉलेज रखता है या ऐसे करता है कि ये सिर्फ एक एम्प्लॉई है, ये सिर्फ यस बॉस है। ऐसा कोई हमारे पास बंदा नहीं होता पंजाबी लोगों के पास। मुझे किसी आर्टिस्ट के पास भी नहीं दिखता। मेरे ही फ्रेंड, मेरे सर्कल वाले मेरी फ़िल्म देखते हैं, हम देख के बाहर निकलते हैं तो क्या गलत फिल्म है, ठीक नहीं बनी, ये हुआ है, वो हुआ है। नहीं तो बहुत आर्टिस्टों के पास मैंने देखा है ऐसे ही होते हैं कि हर बुरी चीज़ को भी वो अच्छा ही बोलते हैं, सर आपने तो कमाल कर दिया, सर वो कर दिया। तो जब वो चीज़ है तो हमारे खुद की टीम भी हमें बहुत चीज़ें ये बोलती है कि हमें ये करना चाहिए, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है। आपकी फैमिली बोलती है, आपके बच्चे बोलते हैं, आपकी वाइफ बोलती है, आपके पेरेंट्स बोलते हैं। तो वो जो जितने आपके आसपास हैं वो सब लोग बोलते हैं कि ये हमारी प्रायोरिटी है कि हम यहाँ से चले थे, पहले हमें ये चीज़ करनी चाहिए, वो बाद की चीज़ है। सो वो एक
सब पंजाबी आर्टिस्टों में है। कोई बंदा कहीं पे भी चला जाए वो डेफिनेटली उस चीज़ का जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है, जो राइट है वो राइट है, वो डेफिनेटली देते हैं। यहाँ पे वो चीज़ है नहीं। इवन के मतलब मैंने अभी पीछे देखा बहुत से आर्टिस्ट जो कितने सालों से अपने आप को पंजाबी कह रहे हैं, दे आर इन बॉलीवुड, तो हमारे साथ भी बहुत अटैचमेंट है उन आर्टिस्टों की और मैं भी उनका क्लोज़ फ्रेंड में से हूँ। तो हमें बहुत कई बार दुख लगा इस चीज़ का कि यार ये क्यों नहीं बोले, इनको लिखना चाहिए था यार, इनके एक ट्वीट की वैल्यू है यार। तो मतलब वाई, मतलब इतना तो कुछ था भी नहीं, इतना क्या हो जाएगा, मतलब कोई आपको मार थोड़ा देगा। मतलब आप बोलो कि आप कम से कम ज़्यादा नहीं तो आप एक जेन्युइन चीज़ ही बोल दो, उसको थोड़ा सोबर लैंग्वेज में बोल दो। हम ऐसे नहीं बोलते कि आप किसी को टारगेट करके ही बोल दो, आप बोल दो कि यार कि हाँ इस चीज़ पे गौर करना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए, बट बोले ही नहीं। लाखों लोगों ने उनको ट्वीट किया और कई लोग तो ट्विटर के ऊपर गालियाँ तक उनको निकाली, बट दे डिडंट रिएक्ट। आई डोंट नो व्हाई, वो समझ में नहीं आती चीज़। बाकी पता नहीं क्यों, क्योंकि जब करते हैं और फिर इतनी फिल्में पंजाबी में सरदार बन के उन्होंने की, आई डोंट नो, क्योंकि जो कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन पे हमें कोई ब्लेम नहीं है। दे नेवर सेड के वी आर पंजाबी, दे नेवर सेड वी आर अटैच टू पंजाबी। वो अपना काम करते हैं, वो अपनी फिल्म बनाते हैं, वो चले जाते हैं। बट वो लोग जो उस चीज़ पे ऊपर खा रहे हैं, उस चीज़ पे कर रहे हैं, उनका तो फ़र्ज़ बनता है। आई डोंट नो व्हाई। एक और बहुत आई थिंक दिलचस्प सी एक जो चीज़ हो रही है, यूजुअली आजकल जो डिस्कशन जो हो रहा है वो ये हो रहा है पैन इंडिया फिल्म्स और कि साउथ की फिल्म्स बहुत अच्छा कर रही हैं और बॉलीवुड के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जो एक जितना बात होने चाहिए जो बात नहीं हो रही है, वो जिस तरीके से पंजाबी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, दैट इज़ ट्रूली फिनोमिनल। और शायद मे बी इस चीज़ को भी लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि दैट दुनिया भर में एक बहुत ही बड़ा तबका पंजाबी बोलता है जी। कि अगर हम जैसे पंजाब की यहाँ बात कर लें, पाकिस्तान में बात कर लें, और उसके अलावा जो बाकी मुल्कों में जो पंजाबी पॉपुलेशन है, चाहे वो कनाडा है, यूके है, यूएस है, मैं नॉर्वे गया हूँ, नॉर्वे में पॉपुलेशन वहाँ पर काफ़ी है। बिकॉज वहाँ पर क्या होता है, पाकिस्तानी और जब इंडियन पंजाबी दोनों हो जाते हैं तो लैंग्वेज तो पंजाबी, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, बहुत सी जगहों पे। तो इट्स अ सब्सटैंशियल पॉपुलेशन जो कि इस ज़ुबान को बोल रही है और इंटरटेनमेंट को कंज्यूम कर रही है। और उनके लिए वो हर शादी में, हर किसी भी एक फेस्टिवल में गानों का एक बहुत बड़ी अहमियत है और इंटरटेनमेंट की। कैसे देखते हैं आप इस ग्रोथ को जो हो रही है? स्पेशली पैंडेमिक में भी फिल्में चली हैं। जी। यूजुअली विंटर में पिक्चर रिलीज नहीं होती थी बिकॉज कनाडा में बर्फ़ होती है, लेकिन इस बार हुई है पिछले साल। और जैसे आपने बताया कि इस साल लाइन से फिल्में जो हैं वो हर महीने आने वाली हैं। बिल्कुल सर, मुझे तो लगता है कि जितनी 10-12 सालों में लास्ट ग्रोथ हुई है पंजाबी इंडस्ट्री की, वो अभी 2 सालों में होगी। जितनी फिल्में लाइन अप है और जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाइन अप हुए हैं पंजाबी में, क्योंकि एज आ पंजाबी सिंगर मुझे नहीं लगता कि बहुत कम कंट्री होंगे जिनमें मैं गया नहीं शो करने के लिए। मतलब यूरोप हो गया, जहाँ और छोटे छोटे कंट्रीज़, मतलब हमने सोचा भी नहीं था, कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था यार यहाँ पे भी पंजाबी होंगे। वहाँ पे जाते थे, मतलब इतने पंजाबी गाने चलते थे, मतलब शोज़ सोल्ड आउट शोज़, मतलब कि ये क्या हो गया। अभी वो सब उन सिटीज़ में हमें फ़िल्म लेके जाने में हमसे देरी हुई है, हम लेके नहीं जा पाए क्योंकि पूरा सर्कल नहीं था, हमारे नेटवर्क पूरे सेट नहीं हुए थे पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के। बट वी आर वर्किंग ऑन दैट नाउ, क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि कहीं पे भी फिल्म लगे तो वो प्रॉपर प्रमोट हो। तो अभी वी आर डूइंग दैट। अभी हम यूरोप पहले टारगेट नहीं करते थे, अभी हमारी फिल्म जैसे जर्मनी है, जर्मनी में ही 25-25 जगह पे फिल्म रिलीज़ होने लगी है। तो पूरे यूरोप में अभी हम टारगेट कर रहे हैं कि हर फिल्म हर कंट्री में जाके लगे, तो बहुत बड़े सेक्टर हो गए। तो मुझे लगता है कि आने वाला वक्त तो पंजाबी का बहुत पावरफुल होने वाला है। और सारे आर्टिस्ट जितने भी पंजाबी के हैं उनका एक ज़ोर भी इसी चीज़ पे लगा है कि हम इसको बड़ा करें। पहले हमारा ये थॉट नहीं होता था। पहले हम क्या करते थे कि हमने किसी ने, जैसे अभी राइट नाउ दिलजीत इज़ डूइंग टूर, तो उसने ये नहीं किया कि यार मैं आऊँ, मैं पैसे लूँ, मैं शो करके चला जाऊँ। उसने ये सोचने की कोशिश की कि शो को बड़ा किया जाए, कि लोगों को पता लगे कि यार सरदार बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है एक बड़ी चीज़ को, तो जो सबको देखने में अच्छी लग रही है, जो सबको एक प्राउड फील कराने वाली चीज़ है। तो अभी वी आर वर्किंग ऑन दैट। हम फिल्मों में भी सोच रहे हैं कि हम वैसी ही फिल्में बनाएं कि यार फिल्मों का एक लेवल बड़ा हो, रादर देन कि किसी और लैंग्वेज की फिल्म भी। तो लोग तो सबटाइटल पे फिल्में देखते हैं, हम भी तो देखते हैं बाकी लैंग्वेजेस की, स्पेनिश, तो डेफिनेटली हमारी फिल्में बड़ी होनी चाहिए। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट अभी।
और ये जज्बा कहाँ से आता है? आप लोग आप दिल्लीज के बारे में बात कर रहे हैं, और मैंने भी मैंने देखा है कि दैट यू गाइज बैक ईच अदर, और आप लोग एक दूसरे की कामयाबी में खुश होते हैं, और एक दूसरे की तकलीफ में आप लोग को दर्द होता है। ये भी एक बड़ा एक यूनिक सा चीज़ है, बिकॉज जनरली तो ये होता है कि स्पेशली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में स्टारडम जहाँ पर इन्वॉल्व होता है कि एक दूसरे की टांग खींची जाती है, और अगर कोई तकलीफ में होता है तो खुश होते हैं, विच इज़ वेरी इनह्यूमन, बट दैट्स हाउ थिंग्स वर्क मोस्टली। ये आप लोगों में कहाँ से आता है कि आप लोग एक दूसरे को जिस तरीके से बैक करते हैं और खुश होते हैं कामयाबी में? सर मुझे तो ये नहीं समझ लगती वो उनमें कहाँ से आता है जो टांग खींचते हैं उनके मन में क्या आता है कि वो दूसरे की टांग खींचते हैं? दूसरे की टांग खींच के तो आप उसको पीछे कर लोगे, खुद तो आगे जाओगे नहीं। मतलब आई डोंट नो, मेरे 3 4 5 एक्सपीरियंसेस हैं इन बॉलीवुड, ज़्यादा है नहीं, मैं यहाँ पे ज़्यादा, वो मेरे अच्छे नहीं है। मुझे क्या लगता है कि देखो जैसे गाना आया अंग्रेज़ी बीट, कितने कम से कम मुझे लगता है कि दीपिका ने कितनी बार परफॉर्म किया उस गाने को, और कितने लोगों ने उस गाने पे परफॉर्म किया, हर जगह पे चला। आज तक किसी ने बोला कि ये गाना किसने गाया? किसी ने गिप्पी गरेवाल का नाम नहीं बोला। वो 2-3 बार पंजाब जाके शो कराए, किसी के गाने पे आप गा रहे हो, किसी फिल्म वालों ने भी प्रॉपर क्रेडिट नहीं दिया, और सारी फिल्म का ट्रेलर भी उस पर काट के रखा था। एंड इवन दिस अभी जो आई ये अपनी जुग जुग जियो, उसमें नच पंजाबन आया गाना, तो दे सेंड टू मी कि आप गा दीजिए। तो मुझे आया तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं कहा आप भेज दो यार। कहते सर आप गा दोगे गाना ये नच पंजाबन? तो मैंने कहा कि मैं गा देता हूँ, कि मैं सुन लेता हूँ, अगर मेरे गाने वाला हुआ तो मैं गा दूँगा। तो मैंने सुना, मुझे गाना ठीक लगा, तो मैंने गा के इनको गाना भेज दिया। तो गाना भेज दिया, 3 महीने तक नोबडी कॉल मी। मुझे लगा कि उनको मेरी वोकल नहीं अच्छी लगी होगी, तो उन्होंने नहीं यूज़ की होगी मेरी वोकल। तो एक दिन मैं अचानक से देख रहा हूँ कि पोस्टर डाला हुआ है कि ट्रेलर कमिंग टुमारो। तो मैंने उनके म्यूज़िक डायरेक्टर को तनिष्क को मैसेज किया कि ब्रो आपने मेरी वोकल यूज़ की है? तो ही सेड नो, कि नहीं यूज़ की, इट्स धर्मास कॉल। मैं कहा दैट्स फाइन, मैं कहा नो प्रॉब्लम, मैं कहा यार चलो गुड लक, कि विल डू नेक्स्ट टाइम कुछ और अच्छा। तो नेक्स्ट डे उनका ट्रेलर लॉन्च था। तो अब मेरा तो मैंने वैसे ही इंटरेस्ट नहीं था कि यार मेरा तो गाना ही नहीं है, तो मैंने देखा नहीं रैंडमली। तो मेरे ब्रदर का कॉल आया ऑस्ट्रेलिया से, ही सेड दैट कि यार कि गाना अच्छा है, तूने मुझे बताया नहीं तेरा गाना आ रहा है। तो मैं कहा तूने गाना सुन लिया? कहाँ सुन लिया आप लोगों ने? ही सेड कि ट्रेलर में गाना है, तेरी वोकल है। मैंने ऑन किया तो सारा ट्रेलर मेरी वोकल पे काटा उन्होंने। अब गाने के 16 ट्रैक कटते हैं, वोकल कटती है, वोकल ट्रीट की होगी, वोकल भेजी होगी। हाउ कम म्यूज़िक डायरेक्टर को पता ही नहीं है कि वो, मुझे यही नहीं समझ लगी कि क्यों बोला गया। देन आई मैसेज हिम, मैं कह रहा, तो मैंने उसको ये नहीं बोला कि मैंने ट्रेलर देख लिया, तो आई जस्ट मैसेज, मैं क्या ब्रदर के अच्छा कि उन्होंने मेरी वोकल यूज़ नहीं की। तो मैं क्या, बट उनको बोलना कि मेरी वोकल यूज़ ना करे, मेरा मन नहीं है गाना करने का। तो अब तो यूज़ कर ली थी उन्होंने। देन दे कॉल्ड मी कि यार ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, एंड सारी प्रमोशन उन्होंने उस गाने पे की। नोबडी सेज इट कि किसने गाया है, किसी बंदे ने, आई डोंट नो मेरा कौन सा कोई उनसे कंपटीशन है जहाँ मैंने आके गाना मांगा है कि मुझे गाओ। और फिर मुझे नेक्स्ट डे पता लगा वो अबरार भाई ने ट्वीट कर दिया। तो मुझे तो पहले ऐसे होने लगा, मैं कह यार अबरार भाई का गाना है, इन्होंने राइट्स नहीं लिए और मैंने गा दिया यार। तो मैं तो उनको सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ, वो इतने सीनियर हैं हमारे, तो आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। तो मुझे समझना है कि मैं क्या करूँ। तो मैं तो इन बिटवीन फंस गया। ऊपर से ये इन्होंने फिर ये लगे हुए, इन्होंने गाना काट लिया, इन्होंने गाना ट्रेलर में डाल दिया, फिर ये ऐसे मेरे से कोई एग्रीमेंट नहीं साइन कराया। ये तो उनके अजीम जी हैं धर्मा के एक, तो उन्होंने कॉल किया तो ही इज़ वेरी नाइस, उन्होंने मेरे से बहुत अच्छे से बात की, तो मैंने साइन करके दे दिया। तो ही सेड कि आपका चेक है। मैं कहा यार मैंने पैसों के लिए गाया नहीं, और अगर मैंने पैसों के लिए गाना होता तो मैंने वोकल भेजने से पहले बोलता कि मुझे ये पैसे चाहिए, बट इट्स ओके, आपने मुझे कॉल कर लिया, दैट्स फाइन। बट ऐसे मत किया करो यार, पता तो लगे ना कि क्यों किया। मतलब ये चीज़ें मुझे यहाँ समझ नहीं आती। आई डिड अ फिल्म, मुझे एक फ़िल्म भी की, मतलब जब फिल्में सुनाते हो तो आप बोलते हो कि सब बराबर हैं हीरो, तो बाद में उसको आप काट के एक हीरो की फ़िल्म बनाते हो, वो भी मुझे समझ नहीं। तो आप बोलो ही कि ऐसे है, इसमें क्या जाता है? हम भी तो बनाते हैं इतनी फिल्में, हम बनाते हैं, हम अगर बनाते हैं जो फिल्म है तो हम उसको वैसे ही लॉन्च करते हैं। हमें लगता है कि यार ये इसकी फ़िल्म है। मैंने खुद डायरेक्ट की अरदास, तो मैं बड़ा आर्टिस्ट था, मैं हीरो के रोल करता था। गुरप्रीत घुग्गी पाजी
करैक्टर रोल्स करते थे। मुझे लगा कि यार नहीं, इस फिल्म में ये हीरो चाहिए। तो मुझे सबने बोला कि इनको क्यों हीरो ले रहा है, तो मैं कह यार एज अ डायरेक्टर मुझे लग रहा है कि इस फिल्म का हीरो ये है, तो मैंने उसमें करैक्टर रोल किया। तो मैंने उल्टा कर दिया, तो उसमें कौन सा मैं छोटा हो गया, वो फिल्म हिट हुई। मुझे लगता है कि अगर मैं करता तो ये, मुझे यहाँ की समझ नहीं है। यहाँ पे यही एक वजह है शायद, पहले जो यहाँ पे फिल्में बनती हैं, जब पहले जो था वो पहले फिल्म बनती थी, अब प्रोजेक्ट्स बनने लग गए हैं। अब देख के कि ये बंदा आ गया है, ये हमारे पास साइन है, इतने में है, अब कोई बना लो कहानी। तो मतलब ऐसे तो फिल्म नहीं बनती। आई डोंट नो कि क्यों ऐसी होती हैं चीज़ें, ये बॉलीवुड समझ में आता नहीं है। या इवन आई थिंक दिलजीत भी काफ़ी हद तक डिसइल्यूजन है मेरे ख्याल से। दैट्स व्हाट आई थिंक कम्स अक्रॉस फ्रॉम हिज इंटरव्यूज रिसेंटली। जैसे पंजाबी म्यूज़िक में अगर देखें, अगर हैप्पी सॉन्ग्स हैं, शादी के गाने हैं, फिर रोमांटिक गाने हैं, वो एक अलग लेवल पे उसमें एक तरीके का एक उसमें जोश होता है, जुनून होता है। बट एट द सेम टाइम जो आई थिंक पंजाबी जो सैड सॉन्ग्स हैं या फिर जो सोलफुल सॉन्ग्स हैं, जो सूफ़ी सॉन्ग्स हैं, शिव कुमार बटालवी साहब का जैसे अगर कलाम आप लोग अगर करते हैं, उसमें जो एक शिद्दत है और जो एक आई थिंक वो उसको सुन के आदमी को रोना आ जाए जी। ये इतना कंट्रास्ट जो है जी, बहुत ही मुझे यूनिक लगता है। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि जो मुझे लगता है कि जितना भी पंजाबी का म्यूज़िक है, हम जो उसकी कंपोजिशंस हैं, जहाँ उसका ट्रेडिशन है, जहाँ जो तो शादी पैटर्न ये अपबीट गाने बजते हैं, हमारा फोक है बहुत ज़्यादा, हम उसी पे यूज़ करते हैं, हम उसी पे खेलते हैं। अगर आप बीट्स, जैसे हनी सिंह आ गया, हनी सिंह ने म्यूज़िक का पैटर्न चेंज कर दिया, बट हमने कंपोजिशंस चेंज नहीं की, तो हमने वो पैटर्न वही रखा है, वही फील रखा है। तो मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो कंपोजिशन है, जब वो राग हैं, जब वो धुन है, जो वो कहीं ना कहीं आपके जहन में ऑलरेडी बसी हुई है, वो जब आप वापस सुनते हो ना, तो वो आप जल्दी से अटैच करते हो उस चीज़ को। मतलब हम पहली बार मिलेंगे तो आप मुझे और तरीके से मिलोगे, अगर हम 10 बार मिल चुके हैं तो आपका मिलने का तरीका अपना हो जाएगा कि यार अपना बंदा है, तो वो कंपोजिशन अपनी है, तो वो एक सीधी यहाँ पे आती है। मुझे लगता है जो मतलब बचपन से मैं सुनता आया हूँ, वो राग, हम चीज़ें उसी के लेफ़्ट राइट बनाते हैं, वही चीज़ें करते हैं। मुझे लगता है कि ज़्यादा जो गाने हमारे पॉपुलर होकर जहाँ तक पहुँचते हैं, वो वही गाने हैं। वो उसमें लैंग्वेज का कोई इशू नहीं होता, उसमें चाहे बहुत ठेठ वर्ड हो। इवन आज तक मुझे लोग कई पूछ लेते हैं कि वो जो अंग्रेज़ी बीट गाना है, वो अंग्रेज़ी बीट है या अंग्रेज़ी वीड है। मतलब कई लोगों को पता ही नहीं है, बट लोग कितनी देर से उस पर डांस कर रहे हैं। सो वो एक चीज़ें हैं मुझे लगता है। ओके ना, आप 17 साल से आप कनाडा में हैं, लेकिन जो आपका एक रिश्ता जो आपकी ज़मीन से है, आपकी मिट्टी से है, वो मुझे लगता है कि और ज़्यादा पुख्ता होता जा रहा है जी। तो ये इस ज़मीन के साथ में और एक जो आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका बॉन्ड है, उसका राज क्या है? सर मुझे ऐसा लगता है कि जो कनाडा है वो भी हमारा पंजाब ही है। जहाँ पे हम बैठे हैं टोटल पंजाबी हैं, यहीं से गए हुए सब लोग हैं। मतलब मैं जब पहली बार गया था वहाँ पे, तो मेरे को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। तो मतलब मुझे याद है कि मैं जब प्लेन में बैठा था फर्स्ट टाइम, तो सीधी कनाडा की फ़्लाइट थी मेरी, तो फ्रैंकफर्ट जाके फ़्लाइट रुकनी थी। तो मुझे पानी की प्यास बहुत लगी हुई थी, तो मेरे से पानी मांग ही नहीं हुआ। तो मतलब मैं बैठा ही रहा, मैं यार सोचता रहा कि क्या बोलूँगा इसको, कैन आई हैव वाटर, कैन आई हैव ग्लास ऑफ वाटर, कैन आई दिस दिस दिस, करते करते साला फ्रैंकफर्ट आ गया। मतलब उतर के वहाँ पे मैंने पानी पिया। तो मतलब जब मैं कनाडा पहुँचा तो मुझे इतनी टेंशन कि यार मेरे से पानी नहीं मांग हुआ, अब मैं कनाडा जाके क्या करूँगा। तो जब मैं कनाडा उतरा तो मुझे लगा कि यार अरे मैं कितना गलत था। मतलब यहाँ पे तो ऐसे भी पानी फड़ाई होए, मतलब बिल्कुल पंजाबी हो गए, वहाँ पे टोटल पंजाबी था। वो लोग चाहे ये लोग, हमारे दिल में पंजाब है। वो बाहर चले गए, मतलब पंजाब से पंजाबी जा सकता है, पंजाबी में से पंजाब नहीं जा सकता कभी भी, कहीं पे भी बैठा हो। तो वो सब वो बंदे हैं जिनके पंजाब यहाँ बैठा है। जब यहाँ बैठे हैं तो हमारा वही पंजाब हमारे साथ ही है। तो बाकी ऐसा है कि मैं तो नाम का कनाडा में हूँ, ज़्यादा टाइम तो मेरा यहीं पे ही निकलता है। शूटिंगें यहाँ पे हैं, शोज़ वोज़ यहाँ पे हैं, ज़्यादातर मैं रहता यहाँ पे हूँ, घर पंजाब है, सब कुछ यहाँ पे है, एवरीथिंग इज़ देयर। राइट। आपके बेटे भी स्टार बन चुके हैं, हौसला रख में जिस तरीके का उनको अप्रिसिएशन मिला है। जी जी जी, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल जी, अभी तो कोई प्लान था नहीं कि करने का। वो उन्होंने वहीं पे शूट करनी थी कनाडा फिल्म, तो दे सेड के कर लेते हैं यार, छिंदा करेगा तो और अच्छा हो जाएगा।
तो पता नहीं क्या उनके मन में आया, दे सेड दैट कि हमने तो लिखी इसको देख देख के फिल्म, कि आप सुनो। तो मैंने कहा सुन लेता हूँ। फिर पंगा बहुत था कि उस वक्त इसकी छुट्टियाँ नहीं थी, तो मैंने उनको बोला कि यार कि मतलब इसकी छुट्टियाँ नहीं है। और अजीब है यहाँ पे, जब हमारा स्कूल होता था, मेरा स्कूल होता था, मतलब मैं एवरीडे उठ के ये सोचता था कि छुट्टी कैसे मारी जाए, मतलब कभी मेरा पेट दुखता है, कभी ये दुखता है। बट आज बच्चे उल्टे हैं, वो कहते हैं कि छुट्टी नहीं लेनी हमने स्कूल में से, उनका स्कूल में इतना दिल लगता है। और ना छिंदा गेम खेलता है बास्केटबॉल, तो वो उससे बिल्कुल छुट्टी नहीं लेता था। तो उनको बेचारों को कई बार बीच में शूटिंग बंद करनी पड़ी, 2-3 दिन के छिंदे की डेट नहीं है एंड दे हैव नथिंग टू डू, वो चीज़ें हुई। बट उन्होंने इतने प्यार से काम करवाया और फाइनली मैंने तो कहानी सुनी थी, सेट पे मैं 1-2 बार ही गया, मैं भी बिज़ी था, एक शूट चल रही थी हमारी पैरेलल। तो जब फिल्म बन के आई तो मैंने तो उस दिन ही देखी, बट दिलजीत को बहुत कॉन्फिडेंस था एंड ही सेड दैट टू मी कि यार मैंने तो इतना शार्प पाजी बच्चा नहीं देखा कि इम्प्रोवाइज़ कर लेता है ये चीज़ को, आई डोंट नो हाउ। तो वो क्या है कि मुझे हमेशा ऐसा लगता होता है कि कोई भी फिल्म है ना, वो 80-90% तो तभी सक्सेसफुल हो जाती है जब उसकी कास्टिंग राइट हो जाए। क्या बात है। और इसमें सबसे अच्छा जो मैंने फिल्म देख के मुझे लगी कि वो सब चीज़ें निकल जाती हैं। जैसे हमने कैरी ऑन जटा बनाई थी, उसमें बहुत सी गलतियाँ थी जब मैंने पहली बार देखी फिल्म। तो मैंने अपने डायरेक्टर को बोला कि पाजी कि यार ये ऐसे है, वो ऐसे है, वही ऐसे है, वो ऐसे है। वो कहता पाजी इनको भूल के अब आप एक बार वैसे फिल्म देखो। तो मैंने वैसे देखा तो मुझे हर कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा था। वो कहता कि भाई अगर तो हम गलतियां पकड़ेंगे वो तो हैं, इसका कोई इलाज नहीं है, फिर तो रीशूट करनी पड़ेगी, नहीं तो चलने देते हैं। आज तक वो कैरी ऑन जटा में किसी ने नहीं पकड़ी क्योंकि उनको कैरेक्टरों से प्यार हो गया था। अब जब मैं छिंदा और दिलजीत को देखता था तो मुझे इनमें इतनी अच्छी बॉन्डिंग लगती थी, वो फ्रेम में खड़े दोनों इतने अच्छे लगते थे कि वो सीन क्या चल रहा है वो मैटर ही नहीं करता था, मतलब दोनों ही अच्छे लग रहे थे, लोग हंस रहे थे, वो चीज़ में निकल गई। और वो सबसे अच्छी थी। वो क्या था कि दिलजीत को बहुत अच्छे से पता है कि सीन कैसे करना है, क्या चीज़ है, तो उसने छिंदे के साथ पहले अपनी बॉन्डिंग ही ऐसे बना ली थी। मतलब इनके बिहाइंड द सीन छिंदे के फ़ोन में मैं देखता होता हूँ कई बार, इतने वीडियोस थे, कभी इनके मैजिक शो चल रहे हैं, कभी इनका कुछ चल रहा है, वो चीज़ ने उसको ऑन स्क्रीन बहुत अच्छा बना दिया। आई बिलीव इवन आई थिंक आमिर के साथ में भी उनकी मैंने पिक्चर देखी थी, एक बार आपने शायद डाली थी इंस्टाग्राम पे, कभी आपने कहीं पर डाली थी। वो पहले इसके लिए बात चली थी लाल सिंह चड्ढा के लिए ना, जो छोटा आमिर वाला रोल है, तो उसमें उसके बाल कट जाते हैं, तो उसके चक्कर में फिर वो की नहीं थी। ओके, अभी ये लाल सिंह चड्ढा जिस तरीके से आ रही है, बहुत ज़्यादा एक बज़ है। और मेरी अतुल कुलकर्णी से मेरी बात हुई जो उसके राइटर हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि दैट इसमें आपने सीख क्यों बनाया कैरेक्टर को, तो उन्होंने बताया कि ये आपको फिल्म देखने के बाद में हम बात करेंगे एंड देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न व्हाई इट हैज़ हैपेंड। लेकिन आप कैसे देखते हैं कि ये जो एक इतनी बड़ी फिल्म और उसमें पंजाबी जिस तरीके से कल्चर को जिस तरीके से उसमें डिपिक्ट करने की कोशिश की जा रही है, हाउ डज दिस कंट्रीब्यूट इन द फर्दर पॉपुलैरिटी ऑफ पंजाबी कल्चर? देखो मैंने पूरी फिल्म अभी देखी नहीं, मैंने फिल्म के पार्ट्स देखे हैं। तो मैंने जब पंजाब में मैंने 15 मिनट की फ़िल्म देखी थी, जो पंजाब वाला सीक्वेंस था, वो देखी थी। फिर 5-10 मिनट की एक देखी, 10 मिनट देखी। कल पाजी से बात हुई थी, सेड दैट कल स्क्रीनिंग एक रखी है यहीं पे, तो मैं हाँ यशराज रखी है, हाँ आमिर भाई ने, हाँ। तो वो भी मैं कल नहीं, मैं परसों वाली देखूँगा, यहाँ पे देखूँगा, तो तब मुझे पता चलेगा कि पूरा क्या है। बट देखो फिल्म तो मुझे पता ही है क्योंकि कहानी मुझे पता है सारी क्या है फिल्म की। इवन पंजाबी ट्रांसलेट हम ही ने करके दी है, जो डायलॉग्स हैं पंजाबी के, अच्छा, वो मोटे मोटे सब हमने करके दिए हैं। मेरी टीम लगी इनके साथ, तो पाजी सेट के पंजाबी में करने, हम तो और पंजाबी करना चाहते थे बट दे सेट के ये समझ नहीं आएगी पूरी, कि थोड़ी माइल्ड रखते हैं, है ना। तो काफ़ी चीज़ें थी, बट क्या बना है अभी मुझे वो पता नहीं है। बट आई एम डैम श्योर, ये लास्ट टाइम मैं आया था 2 वीक पहले, तो मैं पाजी के घर गए थे ब्रेकफास्ट पे, तो उस दिन बातें बहुत हुई, फ्री टाइम था, 2-2.5 घंटे बैठे। तो ही सेड दैट कि मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, कि फ़िल्म मेरी बहुत ही, मुझे लगता है कि मेरी फाइन अच्छी फिल्मों में फ़िल्म है ये, और जो चाहते थे वो बनी है। तो बाकी लेट्स सी, परसों देखते हैं। और आई एम एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम दिस फिल्म कि बहुत राइट फिल्म होनी चाहिए। आमिर ने भी अपनी बर्थडे पे कहा था हम लोग के साथ में ऐसे इनफॉर्मली कि दैट अगर मैं किसी फिल्म को, मेरी फिल्म को, अगर मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि कुछ नहीं होने वाला उस पिक्चर का। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जैसी हम बनाना चाह रहे थे उसके नज़दीक हम लोग शायद पहुँच गए हैं, मतलब कि पिक्चर बहुत चलने वाली है।
सो इफ ही इज कॉन्फिडेंट, इसमें तो वो बोल रहे हैं कि जो मैं बनाना चाहता था उससे ऊपर वाली फिल्म है ये, फिर तो बहुत बड़ी, बिकॉज ही इज वेरी क्रिटिकल ऑफ हिमसेल्फ। तो मतलब वो इतना, और मैं बिलीव करना, मैं लास्ट टाइम जब आया तो मैंने उनको बोला कि भाजी कि ये पहली बार मैं आपको देख रहा हूँ कि आप प्रमोट नहीं कर रहे हो फिल्म को जितना करना चाहिए था। ये दो ढाई हफ्ते पहले की बात है। तो कि फ़िल्म का और आप निकलो रोड्स पे और फिल्म का बज़ और स्ट्रॉन्ग करो, इतनी बड़ी फिल्म है। एंड ही सेड दैट टू मी कि मैंने फ़िल्म देखी कि मुझे फ़िल्म इतनी अच्छी लगी है ना कि अभी मैं इस जोन में पड़ गया कि यार प्रमोशन बाद में देखूंगा, पहले इसको इतनी अच्छी और बना दे कि ये मेरा मास्टरपीस हो जाए। क्या बात कि मतलब मेरा जोन उसमें चला गया कि यार मुझे पता है कि लोग इसको देख लेंगे क्योंकि ये फ़िल्म का लेवल ही कुछ और होने वाला है। सो मैं तो कल मेरा शूट आ गया, नहीं तो मैं कल ही देखने वाला था, बट अभी मैं परसों को उन्होंने वापस एक स्क्रीनिंग रखी है तो इस साइड के, तो मैं परसों वाली देखूंगा। नहीं, मुझे इनफैक्ट आई बीन टोल्ड दैट कि वीक डेज पे पिक्चर बहुत अच्छा करेगी, एंड वीक डेज पे करने का मतलब ये है कि दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़। जैसे आप मुझसे जिक्र कर रहे थे कि आप प्रोडक्शन आपका है, आपकी 4-5 फिल्में साइमल्टेनियसली आपकी जैसे आप कर रहे होते हैं, या तो आपके उसमें आप एक्ट कर रहे हैं या फिर आपके प्रोडक्शन में यूके में या फिर इंडिया में, आप कैसे डिमार्केट कैसे करते हैं कि एक प्रोड्यूसर, एक कमर्शियल जो एलिमेंट है और आर्टिस्टिक एलिमेंट में, बिकॉज बेसिकली यू आर एन आर्टिस्ट। सर मुझे तो ऐसा लगता है, मतलब मैं अब हर बंदे का अपना अपना फॉर्मेट है सोचने का, अपना तरीका है फिल्म बनाने का। मतलब मेरा वो जोन ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि दो ही तरीके की फ़िल्म होती है, एक अच्छी होती है, एक बुरी होती है। जो अच्छी है, जो कोई भी अच्छी फ़िल्म है वही कमर्शियल है। मतलब ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि फ़िल्म बहुत अच्छी है, हाँ अगर बाय चांस ही कुछ जैसे कोविड आ गया था, कई फिल्में उसमें चली गई या कुछ गड़बड़ हो गया, वैसा हो जाए तो क्या कहना, बट अदरवाइज़ अच्छी फिल्म को देखेगा कोई इमोशनल। अब अरदास थी, तो अरदास जैसी फिल्में तो पंजाब में बिल्कुल ही नहीं चलती थी। सोशल रिलीजियस फिल्म, तो बड़ा हीरो नहीं है, कुछ नहीं है, कुकी पाजी हीरो थे, तो वो कहते थे कि ये तो बिल्कुल ही नहीं चलेगी। फिल्म अच्छी बनी तो सब ने देख ली। तो मुझे लगता है फ़िल्म अच्छी होनी चाहिए। तो मैं तो बनाता भी वैसे ही हूँ, एज अ प्रोड्यूसर भी। मुझे जो फिल्म कहानी मुझे लगती है कि यार ये बहुत अच्छी कहानी है कि इस फिल्म को बनाते हैं, तो वो डेफिनेटली अच्छी फिल्म होती है तो चलती है, और राइट बनती है तो चलती है। क्योंकि जब कहानी पे फिल्म होती है, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कहानी सुनते हैं, हर उसी कहानी पे फिल्म बनती है जो कहानी अच्छी होती है। ये बनती बनती अच्छी बनती है, बनती बनती ख़राब बनती है। मतलब ऐसे नहीं होता जब हम देख के निकलते हैं कि यार इतनी बकवास क्यों बनाई। मतलब जब ये शुरू हुई थी तब बकवास नहीं थी, ये बनने के बाद बकवास हुई है। उसमें क्या गड़बड़ हुई है बीच में वो थी, क्योंकि इतने लोग बैठे हैं टेबल पे, ऐसे तो हो नहीं सकता कि वो इतने बकवास कॉन्सेप्ट के ऊपर इतना पैसा लगा दें। रोज़ फिल्में ही सुनते हैं, एक बंदे का दिमाग ख़राब हो सकता है, 25 लोगों का तो ना हो सकता है। क्रिएटिवली प्रोड्यूसर बैठा है, डायरेक्टर बैठा है, राइटर बैठा है, कई बार सब बड़े बड़े होते हैं। वो क्या होता है कि फिल्म बस बनती नहीं है, जब बीच में कई अपनी टांग फंसाने लग जाते हैं, 6 डायरेक्टर बन जाते हैं। हीरो कहता है मेरे हिसाब से चलो, डायरेक्टर कहता है मेरे हिसाब से चलो, प्रोड्यूसर कहता है नहीं ऐसे करो, वो ख़राब होती है फिल्म। ओके, अगर आप अपने आने वाली फिल्मों के बारे में कुछ बताएं। सर आने वाली अभी फिल्म आ रही है 2 सितंबर को, यार मेरा तितलियां वर्गा। तो ये एक आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म है, हस्बैंड वाइफ की कहानी है। तो बहुत एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए। एक पहली बार कुछ ऐसा सब्जेक्ट है कि जो किसी भी लैंग्वेज में देखा जा सकता है। इट्स नॉट के सिर्फ पंजाबी ही देखें, बट हमने खूब हंसाने की कोशिश की है। एक सोशल मैसेज है इन अ गुड वे। तो आफ्टर दैट इसके बाद एक फ़िल्म है हनीमून। वो ये यार मेरा तितलियां वर्गा हम ही ने प्रोड्यूस की है, हम्बल की फ़िल्म है। और हनीमून है बवेजा स्टूडियोज़ की, हरमन की और भूषण की फ़िल्म दोनों की। तो वो जैस्मीन है उसमें मेरे साथ, वो फिल्म है। एंड आफ्टर दैट वी आर वर्किंग ऑन कैरी ऑन जट्टा 3, उसकी शूट है सितंबर में। तो काफ़ी कुछ चल रहा है जी। सत श्री अकाल जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹੰਗਾਮਾ।